आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 9th। सो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि ग्रेविटेशन वर्ड से पता चल रहा है ग्रेविटी, कि ग्रेविटी क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ग्रेविटी होती क्या है और ग्रेविटी ज़रूरी क्यों है, वाई इट इज़ सो नेसेसरी। तो सबसे पहले तो ग्रेविटी क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो इस ग्रेविटी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है न्यूटन की, जो न्यूटन ने बताई थी। न्यूटन एक बार एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठा होता है, ठीक है, सेब के पेड़ के नीचे न्यूटन बैठा होता है और तभी एक सेब पेड़ पे से नीचे गिरता है। तो न्यूटन सोचता है कि जो इस ट्री पे से एप्पल नीचे गिरा है, कि नीचे क्यों गिरा है, वो ये सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। न्यूटन मान लो यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये एप्पल का पेड़ है, इससे क्या गिरा एप्पल, तो ये सोच रहा है एप्पल नीचे क्यों गिरा, एप्पल ऊपर भी तो जा सकता था, ऐसा किस वजह से हुआ कि एप्पल नीचे गिरा। तो जो ट्री से एप्पल का नीचे गिरना है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये पेन है नीचे गिरा है, ये क्या है, ग्रेविटी। ये किसकी वजह से नीचे फॉल हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ना। ये क्या है, क्या है ये, ग्रेविटी। इसी को ही हम ग्रेविटी बोलते हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी साइड अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज ग्रेविटी। पेन ऊपर क्यों नहीं जा रहा बिना उछाले, नीचे ही क्यों जा रहा है, हम तो जस्ट छोड़ रहे हैं ना। दिस इज नोन एज ग्रेविटी। तो फिर न्यूटन ने सोचा कि अगर ये एप्पल नीचे गिर रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो फिर जो अपनी अर्थ है और जो मून है, वो अर्थ पे मून क्यों नहीं गिर रहा। तो अब इसका रीज़न ऐसा क्या है। तो फिर न्यूटन ने ये सोचा इसकी क्या वजह है कि मून भी तो फिर अर्थ की तरफ फॉल होना चाहिए ना। वाई मून नॉट फॉलिंग टूवर्ड अर्थ, ठीक है, ये क्वेश्चन न्यूटन के मन में आया। ये न्यूटन है कोई, ठीक है, ये न्यूटन सोच रहा है। तो ये न्यूटन है, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा, उसने सोचा कि ये सेब गिरा किस वजह से गिरा, तो गिरा ग्रेविटी की वजह से। फिर वो सोच रहा अगर ये सेब नीचे गिरा तो फिर मून है वो भी तो अर्थ पे गिरना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे भी तो फिर ग्रेविटी लगनी चाहिए। अगर ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो ये भी होना चाहिए, अब ये क्यों नहीं हुआ। फिर जब अभी इसके आगे मैं बताऊँगी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगी ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब ऐसा हुआ वैसे इसलिए नहीं क्योंकि जो मास है एप्पल का बहुत नेग्लिजिबल है, जो फोर्सेस लग रहे हैं बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है, लेकिन जो मून है उसका मास एप्पल से बहुत ज़्यादा लार्ज है। और मास कैसे ग्रेविटी पे डिपेंड करे, जो भी ये भी आगे बताऊंगी तब समझ आएगा। तो चलो वही बताती हूँ कि कैसे डिपेंड करता है मास, ग्रेविटी, मून। इसका देखो एक और एग्जांपल है, ग्रेविटी का एक और एग्जांपल है। ये एक बुक का एग्जांपल है कि अगर मान लो तुम हो, ठीक है, तुम्हारे हाथ में तुमने एक वो पकड़ा हुआ है, मान लो तुम्हारे हाथ में एक रोप है, ठीक है, इस रोप पे स्टोन बंधा हुआ है, तो ये स्टोन है ना सर्कुलर मोशन में घूमता है, ठीक है, किसमें, सर्कुलर मोशन में। और फोर्स सारा कहाँ लग रहा है, देखो फोर्स सारा कहाँ लग रहा है, इधर। और जैसे जैसे यहाँ पे क्या हो रही है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। अभी यहाँ पे तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। अब जो ये फोर्स लग रहा है, देखो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर में लग रहा है ये जो फोर्स है, ये सेंटर में लग रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स दैट causes acceleration and keeps the body moving along in
सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टूवर्ड्स, कहाँ पे लग रहा है फोर्स, सेंटर में, सेंटर। देखो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है और फोर्स का लग रहा है सेंटर पे। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये क्या एग्जाम, ये तुम खुद भी करके देख सकते हो। मान लो कि एक जैसे पेन नहीं है, पेन पे रोप बांध दो और रोप पे स्टोन बांध कर अगर इसको ऐसे ऐसे घुमाओगे तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगी, सर्कुलर मोशन में, और जो उसका फोर्स है वो कहाँ पाएगा, उसके सेंटर पर। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब देखो इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये क्या होता है, हमें ये देखना है। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ, ये इम्पोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से समझना है। इसमें एक डेरिवेशन है छोटी सी, इतने इजली समझ आ जाएगी, यूँ समझ आ जाएगी, बस ध्यान से समझना। ठीक है, पहले तो इसका ना एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ के साथ इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी बता रही हूँ। एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये देखो क्या होता है, अभी जस्ट डेफिनेशन लिख रही हूँ, पूरे समझाऊंगी। देखो एवरी ऑब्जेक्ट, लिख लो अगर साथ के साथ, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है कि यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट जो है वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट। ठीक है, विद अ फोर्स, फोर्स के साथ हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और जो फोर्स है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल, विच इज प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होता है, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये याद करनी पड़ेगी, मेरे साथ साथ समझ के याद कर लोगे तो इजीली लर्न हो जाएगी, वरना पूरी स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी। ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके हो गया, उनके मासेस के प्रोडक्ट के। देखो अभी तक क्या कहा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। ये स्टेटमेंट ये चीज़ कह रही कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और ये जो फोर्स लग रहा है कहाँ लग रहा है, द फोर्स इज along the line joining center of object। ठीक है, सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करिए। अगर आप चाहो तो नोट्स भी इन्हीं में से बना सकते हो, अलग से नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एज अ नोट्स ही हैं आपके, तो इसमें से ही नोट्स बना सकते हो। ओके, सो अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि आया कैसे आया, क्या कह रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी स्टेटमेंट, उसका एक बार डायग्राम भी देखो क्या कह रहा है कि हमने क्या कहा, दो मासेस। ठीक है, दो मासेस के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स। ठीक है, और वो जो फोर्स है उसका क्या है, एक डिस्टेंस, डी से डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है। और जो मैंने अभी आपसे इक्वेशन बताई थी, क्या कहा था मैंने, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के प्रोडक्ट से एंड डिस्टेंस के स्क्वायर से। ठीक है, अब ये आया कैसे, ऐसा कैसे है, ये बताते हैं। ठीक है, सो ये डेरिवेशन है इसकी, या मैथमेटिकल सॉल्यूशन कह सकते हैं कि कैसा है, मेरे साथ याद रहे कुछ नहीं। देखो सबसे पहले तो हमने क्या लेना है कि लेट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मासेस m एंड m लाई एट डिस्टेंस d। ठीक है, d डिस्टेंस पे वो हैं। ठीक है,
फोर, अब ये तो अब ये तो हो गया। अब क्या है फोर्स की बात, तो फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बी एफ। हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पहले भी पढ़ा है कि एफ से डिनोट करते हैं, एफ, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसके अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। आपको बुक से भी देख के कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो ये मैं लिख रही हूँ यही लिखते जाना, पूरी डेरिवेशन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, समझोगे तो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटी, देखो क्या कह रहा है, फोर्स, जो हमने इससे पहले स्टेटमेंट लिखी है सेम वही है, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जो फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो क्या बताया था मैंने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था, टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे कैसे, ये देखो, फोर्स एफ से है, ध्यान से, यहाँ फोर्स एफ, उसके बाद क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है, ये, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मासेस के प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ये दो मासेस है इनके प्रोडक्ट, आगे कुछ नहीं है, वन इक्वेशन डाल दो, ठीक है। फिर अब उसने एक स्टेटमेंट तो ये दी थी, फिर उसने दूसरी स्टेटमेंट क्या दी थी, कि फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जो फोर्स था दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बताओ, बताया मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। जो डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, उनका स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो क्या कह रहे हैं, फोर्स को किस हिसाब से लिख दिया, ठीक है। बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है, ये 1/, में ये किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा, ओके हाँ। सो फोर्स एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये 1/, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आगे देखो कुछ नहीं है, इस जो ये लाइन है, जो ये स्टेटमेंट है यूनिवर्सल लॉ, उसको ही हम लिख रहे हैं तोड़ तोड़ के। ये यूनिवर्सल लॉ की स्टेटमेंट है, उसको ऐसे लिखो, फिर उसको ऐसे। अब क्या करेंगे, कंबाइन कर दो इक्वेशन 1 और 2 को, कंबाइनिंग, ठीक, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ो। देखो एफ का एफ लिख दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो, क्या है ऊपर एम और एम, अपॉन में नीचे क्या है, डी स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है, एम का एम लिख दो, एम का एम लिख दो, डी स्क्वायर का डी स्क्वायर, फोर्स का फोर्स, और ये प्रोपोर्शनल का साइन प्रोपोर्शनल का साइन। आगे अपने पास ये इक्वेशन देखो कितने इजीली समझ के करो तो कुछ भी नहीं है, दोनों प्रोडक्ट के मासेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसका डिस्टेंस के स्क्वायर से। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। अब ये जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाया ना हमने यहाँ से, तो यहाँ पे क्या है, ए जी है एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। देखो और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये अगर ये इधर चले जाए तो एफ इंटू, इसको इधर ले जाके लिख दो, कुछ नहीं, एफ इंटू डी जी एम, ठीक है। अगर हमें ग्रेविटी निकालनी है कि भाई ग्रेविटी कैसे निकलेगी, तो अब ये एम भी इधर आ जाएगा, तो ग्रेविटी इज इक्वल्स टू एफ डी का स्क्वायर अपॉन में एम। ये क्या है, अगर क्वेश्चन में तुमसे ओके दिख नहीं रहा था, तो कोई नहीं, दोबारा बता देती हूँ। फोर्स इंटू ये देखो जो ये है, इसमें ही हम डी का स्क्वायर यहाँ लेके चले गए, सेम लिखो, और फिर इस एम को भी नीचे लगाया तो जी आ गया, ठीक है। क्या क्या है, डी का स्क्वायर एफ के साथ, और ये एम को यहाँ नीचे, तो जी इक्वल टू ये आ गया। अब ये किस लिए है, अगर तुमसे ग्रेविटी क्वेश्चन में पूछ लिया ग्रेविटी निकाल दो, मान लो सब कुछ गिवन है, ग्रेविटी निकालनी है, तो ये कर दो, फॉर्मूला तो यही है, इसी फॉर्मूले को ही बस इधर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसी फॉर्मूले से हम ग्रेविटी की एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटी, एसआई यूनिट क्या होगी ग्रेविटी की, न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद कर लेना, केजी इनवर्स, ठीक है।
ये है ग्रेविटी की SI यूनिट। एक और चीज़ है कि ये जो G है यहाँ पे लिख, इसके नीचे लिख लेना आप, मेरे पास स्पेस नहीं है। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। और उसके बाद ये SI यूनिट लगा देना, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, ये हमने इस फॉर्मूले को लगा के ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो कितनी आती है ग्रेविटी की वैल्यू? अगर ग्रेविटी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वरना याद रख लो क्योंकि फिर निकालनी नहीं पड़ेगी। और निकलेगी कैसे ग्रेविटी की वैल्यू? इस फॉर्मूले से। तो ग्रेविटी इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻, फिर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने की जरूरत नहीं अगर ये वैल्यू याद हो जाए, वरना क्वेश्चन में गिवन भी आते हैं, ठीक है। तो अब हम जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में NCERT में 10.1 एग्जाम्पल, वो इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी की? देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंस है उस लॉ ने काफ़ी सारे सक्सेसफुली हमें फिनोमेना एक्सप्लेन किए, ठीक है। अब वो कौन कौन से फिनोमेना उसने एक्सप्लेन किया? देखो सबसे पहला तो कि द फोर्स बाइंड द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ठीक है। जो क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि भाई किस वजह से ऐसा हो रहा है कि भाई मून पर अर्थ क्यों नहीं गिरा, इसी ने ही बताया हमें। दूसरा, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये किसका एग्जाम्पल है? सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। थर्ड है द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, कि सन के अराउंड जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किस वजह से मूव कर रहे हैं। और नेक्स्ट है द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, ये याद कर लेना, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, याद करने का ही है, जो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि जो अर्थ को बाइंड कर रहा है उस फोर्स के बारे में इससे हमें नॉलेज मिलती है। उसके बाद मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है वो पता चलता है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं वो पता चलता है, और जो टाइड्स है मून और सन की वजह से उनका पता चलता है, ठीक है। अब देखते हैं NCERT का एग्जाम्पल 10.1। देखो क्वेश्चन में लिखूंगी नहीं, क्वेश्चन आपके पास बुक में ही है तो मैं सीधा आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ द अर्थ इज, ओके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अर्थ का मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है कितना, मास ऑफ अर्थ, इसको कैपिटल M से डिनोट कर देना। और ये दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 kg, ओके। फिर क्वेश्चन में आगे क्या दिया, एंड दैट ऑफ मून इज, फिर मून का भी दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ मून कितना दिया हुआ है, मून का मास, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करना, 7.4 इंटू 10⁻22 kg, ओके। फिर क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 3.84 इंटू 10⁻, जो क्वेश्चन में दिया है उसको साथ के साथ लिखते जाओ, ऐसे नहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया फिर लिखो, क्वेश्चन पढ़ो साथ के साथ लिखो। उसके बाद क्या बताया, डिस्टेंस बताया है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून वो कितना है, वो कितना बताया है, डिस्टेंस बताया है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन मून, ओके। क्या पूछा है, क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। और ग्रेविटी की वैल्यू हमें इसमें क्वेश्चन में ही दी हुई है तो हमें निकालने या याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में तो हमें गिवन है, ठीक है। तो ये जो अभी तक हमने क्या लिखा है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ वो लिखा, अब तक हमने खुद से कुछ नहीं किया, ठीक है। अब मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो याद करना, ठीक है। उससे पहले देखो यहाँ पे जो हमें डिस्टेंस है किलोमीटर में दिया हुआ है, अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 5, 6, 7, 8, तो ये क्या हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁸, 5 तो थे ही ना पहले से पावर, 3 0 और आ गई तो क्या हो गया 10⁸8 मीटर, ठीक है। अब सब कुछ आ गया अपने पास। अब क्या करना है, जो फॉर्मूला मैंने बताया है कौन सा, फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटी
प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। यही फॉर्मूला बताया, अभी यही निकालना भी सीखा है, यही फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें हमें क्या फोर्स निकालना है, तो फोर्स रख दो। ग्रेविटी की वैल्यू क्या दी हुई है 6.7 इंटू 10⁻11। और उसके बाद मास पहले इसका अर्थ का, फिर मून का 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन में डिस्टेंस 3.84 इंटू 10⁸ इसका डिस्टेंस का तो स्क्वायर है ना, देखो ये भूलना मत, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कर लेना, सॉल्व, इसको कैलकुलेट कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास, फोर्स जो क्वेश्चन में पूछा है इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और जितना बुक में कितना आया है 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन, कैलकुलेट करके ये दिया होगा बुक में, आप कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है। तो फोर्स अपने पास इतना आ गया, बहुत इजी था ये फॉर्मूला लगाना। और ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कराया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्या बताया, साथ के साथ बता देती दोबारा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या हो गया, जी हो गया। ग्रेविटी क्वेश्चन जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाया। और दिस कोई भी डाउट हो जो मैंने अभी बताया उसमें आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर कोई दूसरा चैप्टर कराना है या कोई टॉपिक नहीं समझ आया या कोई और दूसरा टॉपिक भी कराना है वो भी मुझे सजेस्ट कर देना। एनसीईआरटी क्वेश्चंस चाहिए या एक्सरसाइज चाहिए, इंटेक्स चाहिए, जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, थैंक यू।